हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने अपने प्रीवियस सेशन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करी थी और हम उसी को आज कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने अपने प्रीवियस सेशन में क्या समझा था। तो हमने कुछ एटॉमिक मॉडल समझे थे। सबसे पहला मॉडल था जोसेफ जॉन थॉमसन का, जे थॉमसन का, जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को एक प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था। इन्होंने कहा था कि जैसे वाटरमेलन के अंदर सारा रेड पोर्शन होता है, वैसे ही एटम के स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। अब इनके एटॉमिक मॉडल में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। सबसे पहली बात तो ये नहीं बता पाए थे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एटम में, ये कहां से आ रहा है, और दूसरा वो ये भी नहीं बता पाए थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, इनका अरेंजमेंट कैसे है, क्या वो स्टेशनरी है या मूविंग है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल हमने समझा, वो हमने समझा अर्नस्ट रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने एक बहुत पतली गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया एंड उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट करी। इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें इन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है, जिसमें एटम का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है एंड सारा पॉजिटिव चार्ज भी वहीं पे होता है, एंड उस न्यूक्लियस के आसपास शेल्स में, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव अ क्वेश्चन। जब रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसको हम इतना सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल मानते हैं, तो फिर क्यों बोहर का मॉडल प्रपोज किया गया? क्योंकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में एक डिफेक्ट था, वो एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और वो क्या थी? हमें ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी लूज करता है। तो रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए थे कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में मूव करेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करेंगे, तो वो एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में कोलैप्स क्यों नहीं हो जाते। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एटम वुड बी अनस्टेबल, लेकिन हम सबको पता है दैट एटम्स आर स्टेबल। तो इसीलिए आया बोर का मॉडल। नाउ लेट्स मीट नील्स हेनरिक डेविड बोहर, a Danish physicist, made foundational contributions to understanding the atomic structure and quantum theory, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स में इन द ईयर 1922। तो इन्होंने क्या बोला था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में? इन्होंने रदरफोर्ड के ही एटॉमिक मॉडल को बेस लेके उसमें कुछ एडिशनल पोस्टुलेट्स बताए थे। क्या थे वो पोस्टुलेट्स? तो सबसे पहले बोर ने कहा that only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom। सिर्फ स्पेशल ऑर्बिट्स ही होते हैं एटम के अंदर, एंड इलेक्ट्रॉन्स जब उस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं देन दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और जब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे तो एटम्स स्टेबल हो जाएंगे। अब इन एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स के बारे में बोहर ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स और शेल्स। हम इन्हें एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं। और इन शेल्स को उसने नंबर दिया था n = 1 2 3 या फिर अल्फाबेटिकली KLMN। और जब हमें नंबरिंग करते हैं तब हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो फर्स्ट शेल यहाँ होगा K शेल, देन L शेल, देन M शेल एंड लास्ट में N शेल। सो ये थे एनर्जी लेवल्स जैसे कि बोहर ने प्रपोज किए थे। अब बोहर ने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में भी बताया था कि इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है। लेट्स सी, ईच शेल कैन होल्ड अ स्पेसिफिक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोहर ने कहा कि हर एक शेल में एक स्पेसिफिक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, हम चाह कर भी उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। जैसे K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Electrons always fill the lower energy levels first before moving to higher shells। बोहर ने यह भी कहा कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं एनर्जी लेवल्स में, शेल्स में, तो सबसे पहले कम एनर्जी लेवल में फिल होते हैं, यानी कि सबसे अंदर वाले शेल में।
सबसे पहले K शेल फिल होगा, फिर L शेल, फिर M शेल और फिर N शेल। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एकोमोडेट हो सकते हैं उसको बोहर ने एक रूल का नाम दिया था, जिसे हम 2n² रूल भी कहते हैं या फिर बोहर बरी स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट बोहर और बरी दोनों ने मिलके ये हमें रूल दिया था। 2n² रूल क्या कहता है, n यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ शेल है। अगर शेल नंबर 1 होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एकोमोडेट हो सकते हैं वो हो जाएंगे 2। शेल नंबर 2 होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एकोमोडेट हो सकते हैं दैट वुड बी 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसे हम कहते हैं बोहर बरी स्कीम या फिर 2n² रूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देखते हैं तो कार्बन एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ लेट्स सी अकॉर्डिंग टू बोहर बरी स्कीम में कैसे अरेंज होंगे। So 2 electrons will go into the K shell, क्योंकि हमें पता है जो शेल नंबर 1 है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं एंड बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स will go to the L shell. So this is the K shell and this is the L shell. So this is how you arrange electrons in an atom according to 2n² rule या फिर बोहर बरी स्कीम। So students, I hope आपको ये सेशन समझ में आया होगा, because now it's time for your task. आपको क्या करना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डायग्रामेटिकली यूजिंग बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। ये जो सारे एलिमेंट्स है आपने डायग्रामेटिकली इनका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करना है। और हम नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे रिलेटेड टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।